आज की तारीख ऐसी है जिससे जुड़ी कड़वी यादें इस तारीख को हर साल ताज़ा हो जाती हैं। और ये इसलिए भी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है 2014 से लेकर अब तक, और आपातकाल को लेकर लगातार कांग्रेस को घेरा जाता रहा है। आज की जब हम बात कर रहे हैं तो आज भी लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से या सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस को घेरा गया है। प्रेस वार्ता बीजेपी नेताओं की ओर से की गई है। लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, काला अध्याय, ये तमाम एलिगेशंस कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं। चलिए चर्चा हम करेंगे आपातकाल को लेकर, संविधान हत्या दिवस को लेकर, कांग्रेस का जो रुख है उसे लेकर, बीजेपी जो आरोप लगा रही है उसे लेकर। ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। स्वागत है धनखड़ साहब आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। धन्यवाद ज्योति जी। पहला रिएक्शन आपका आपातकाल को लेकर और संविधान हत्या को लेकर, संविधान हत्या दिवस आप लोग जो मना रहे हैं पूरे देश में। देखिए, पूरा देश मना रहा है और इसके 3 हिस्से हैं। एक है काली रात, फिर है संघर्ष और फिर है सफलता। इसमें तीनों चीजें हैं। आपको ध्यान में होगा, ये तिथि बार बार दोहराई गई होगी। 12 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव जो है वो अवैध घोषित किया गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जगमोहन जी ने कहा कि अब आप इस पद पर रहने योग्य नहीं है क्योंकि आपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। राजनारायण जी ने उनके खिलाफ ये अपील कोर्ट में की थी और उनको एक 20 दिन का समय दिया था कि आप 20 दिन के अंदर अंदर सर्वोच्च न्यायालय जा सकती हैं। वो 13 जून को ही आ गई थी। लगातार सुनवाई चली और 24 जून को वी.आर. कृष्णा अय्यर चीफ जस्टिस थे। उन्होंने ये कहा कि आप प्रधानमंत्री तो रह सकती हैं लेकिन सांसद के रूप में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे। एक तरह से उनकी संसदीय सदस्यता को निरस्त रखने जैसा काम जो है वहां किया गया और 24 जून को ये फैसला आया और 25 जून को देश में आपातकाल थोप दिया गया। ज्योति जी, पहला काम किया गया बड़े नेताओं को बंद करना, मीडिया की बिजलियां काटना, आज में सेंसर अधिकारी बैठाना और उसके बाद 38वां संविधान संशोधन ले आए। अगले महीने में ही, जून का लास्ट चल रहा था ये, जुलाई में, और उस संविधान संशोधन में 38वें संविधान संशोधन का आशय ये था कि इमरजेंसी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, इमरजेंसी के खिलाफ कोई कोर्ट में नहीं जा सकता। राष्ट्रपति जी ने जो इच्छा व्यक्त करते हुए इमरजेंसी लगाई है कि उन्होंने समझा उनकी इच्छा की किसी भी कोर्ट में कोई व्याख्या नहीं हो सकती, यानी इमरजेंसी को सुरक्षित करने का काम किया। दूसरा काम किया गया 39वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 39वें संविधान संशोधन में प्रधानमंत्री के चुनाव को, राष्ट्रपति के चुनाव को, उपराष्ट्रपति के चुनाव को, हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव सामान्यतः अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव संसदीय प्रणाली में प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इन तीनों चुनावों पर किसी भी कोर्ट में कोई भी सुनवाई नहीं हो सकती। इनको कोर्ट की परिधि से बाहर रखने का जो है संविधान संशोधन 39वां लाया गया। इसकी तिथियां भी बहुत शानदार हैं, देश के ध्यान में आनी चाहिए। 12 अगस्त की वी.आर. कृष्णा अय्यर जी की बेंच में सुनवाई होनी थी, जो 24 जून को फैसला एक तरह से दिया गया था, पूर्ण अंतरिम फैसला था वो। उस पर आगे सुनवाई होनी थी 12 अगस्त को। 8 अगस्त को ये संसद में पेश किया गया, लोकसभा में। 9 अगस्त को राज्यसभा में पास किया गया 39वां संशोधन। 10 अगस्त को ये देश की आधे से अधिक विधानसभाओं में पास किया गया। रविवार था 11 अगस्त को और उस दिन राष्ट्रपति के दस्तखत करा गए। 12 अगस्त को न्यायालय बैठा रह गया क्योंकि वहां पर पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि संसद के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से अपने चुनाव को सुरक्षित कर लिया। अब ये देश को ध्यान में आना चाहिए कि क्या क्या किया गया था। और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जिसको देश का मिनी संविधान बदलना कहते हैं, देश के संविधान में बहुत सारे परिवर्तन किए गए। और इसके एक एक्सट्रीम की बात मैं जरूर करूंगा कि बात कहां तक पहुंची। जब लोगों को गिरफ्तार किया गया इमरजेंसी लगा के, उनके जो मौलिक अधिकार थे वो निरस्त किए गए। 352 धारा के तहत इमरजेंसी लगाई गई, 359 के तहत उनके मौलिक अधिकार तक भी सब निरस्त कर दिए गए। बहुत सारे लोगों ने कोर्ट में याचिकाएं दी कि हमारे पापा पकड़ लिए हैं, हमारे भाई पकड़ लिए हैं, हमारे मित्र पकड़ लिए हैं, वो कहाँ हैं जेल में, किस जगह हैं,
हमको दिखाओ तो सही, पता तो चले वो हैं भी, जिंदा भी हैं या नहीं है। तो ऐसे जगह जगह के केस जब चले, उसमें से एक शिवकांत शुक्ला और बनाम एडीएम जब्बलपुर एक केस था जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। उसके साथ ऐसे केस जितनी भी अदालतों में चल रहे थे, सब के सब वो सुप्रीम कोर्ट में मंगा लिए गए। 5 जजों की बेंच ने इसकी सुनवाई की है और आपको हैरानी होगी कि इसका फैसला 28 अप्रैल 76 को आया और उस 5 जज जो थे, एएन रे, एमएच पेक, वाईवी चंद्रचूड़, पीएन भगवती और एचआर खन्ना। और फैसला क्या आया कि 4 जजों ने सरकार के साथ खड़े हो गए। तिमिर के राज का ऐसा कठिन आतंक छाया था, उठा जो शीश सकते थे उन्होंने सिर झुकाया था। यानी न्यायालय भी सरकार के साथ खड़ा हो गया। केवल एक जस्टिस ऐसे थे, एचआर खन्ना जी, और वो बहुत सीनियर थे, उनको चीफ जस्टिस बनना था। वो अपनी बहन को सुबह कह के आए कि आज मैं जो फैसला सुनाने जा रहा हूं उसके बाद मैं चीफ जस्टिस नहीं बनूंगा। और उन्होंने कहा कि किसी का भी जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार ये नेचुरल अधिकार है, किसी संविधान से मिला हुआ अधिकार नहीं है केवल, जिसको कोई भी संविधान और कोई भी धारा रोक नहीं सकती। जब देश में 21 आर्टिकल नहीं था तो भी जो है अधिकार था और इसके कारण से आप गलत कर रहे हो। और ये उन्होंने इस निर्णय का साथ में दिया। और आज सबसे बड़े स्टार के रूप में कोई है तो एचआर खन्ना है, जिन्होंने संविधान की उस भावना को बचाने का काम किया। और बाद में आपको मालूम है कि कितनी बड़ी मात्रा में लोग जेलों में गए। शिवम अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, जयप्रकाश नारायण जी, देश के मैं कहूंगा कि सब बड़े नेताओं को जेल में भेज दिया गया था। कोई किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही थी, किसी तरह के आरोप अपराध भी नहीं थे। लोगों ने सत्याग्रह करना शुरू किया जेल में जाकर। लाखों की संख्या में जो है लोगों ने सत्याग्रह करके जेलें भरी। और एक पूरे देशव्यापी एजिटेशन, जब कोई सोशल मीडिया नहीं था, हरियाणा में भी दर्पण जैसा अखबार साइक्लो स्टाइल करके निकाला जाता था, बांटा जाता था। कुछ खुद प्रधानमंत्री जी भूमिगत गतिविधियों में शामिल होकर किस तरह से जो जेलों में जा रहे हैं उनके परिवारों को संभाल रहे थे, नए सत्याग्रहियों को तैयार कर रहे थे। एक सिख वेश में भी उन्होंने अपने आप को इस नाते से कि पुलिस प्रशासन की पकड़ में ना आए, सिख वेश में रहकर भी उन्होंने उस समय में काम किया। हमारे ध्यान में नीतीश कुमार जी उसी समय के हैं जो खुद जेल में रहे थे। हमारे केरल के मुख्यमंत्री अभी हैं, वो भी उसी समय के हैं जो उस समय जेल में रहे थे। यानी बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़ी पीढ़ी जो जेपी आंदोलन के साथ खड़ी हुई, उस सारी को हम जानते हैं। और एक गुजरात का जो आंदोलन था, जिस तरह से जेपी मूवमेंट को छात्र आंदोलन कहा गया, मैं उस समय छात्र था और जो है विद्यार्थी परिषद की बहुत बड़ी भूमिका इस आंदोलन में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत बड़ी भूमिका केवल हमारी नहीं थी। गुजरात की बात करें, बिहार की बात करें, धनखड़ साहब, पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन, राजनीति तो नई दिशा, बिल्कुल, और बहुत सारे नेता निकले। कम्युनिस्ट पार्टी आप भी छात्र रहे, तो आप क्या एक्टिवली इसका पार्ट बन रहे थे? आप देख रहे थे आसपास क्या घटित हो रहा है देश में? मैं 9वीं 10वीं में था। सब मैं स्थितियों को जान समझ रहा था और उस समय कितना भय का वातावरण था, किस प्रकार की नसबंदी हो रही थी। जो है किसी को किसी बस अड्डे से पकड़ लिया, किसी को रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया। हर सरकारी कर्मचारी को ये आदेश था कि वो 5 नसबंदी के केस जरूर लेकर आए। बहुत ऐसी, और स्कूलों में भी ये वातावरण था कि गाड़ी आएगी और आप सबको भी पकड़ लेंगे, आपकी एडी में सुआ लगा देंगे। ये अफवाह मैं नहीं कह रहा कि एडी में सुआ लगाने से कोई नसबंदी होती है। कितनी बार स्कूल की इसलिए भाग जाते थे विद्यार्थी की अफवाह फैल जाती थी, सरकारी गाड़ी आने वाली है, अभी वहां आ गई है, अभी वहां आ गई है। इतना भयक्रांत वातावरण इससे पहले शायद देश ने कभी देखा नहीं था। उसके बाद भी नई पीढ़ी उसको समझ भी नहीं सकती कि ये इसकी कितनी बड़ी कीमत जो है लोगों ने चुकाई है। मतलब मैं ये मानता हूं कि उस जमाने में जो जेलों में थे, जमानत कब होगी मालूम नहीं, कोई पैरोल मिलेगी मालूम नहीं, कभी घर आ पाएंगे मालूम नहीं, कभी जेल खत्म होगी मालूम नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि वो ऐसी पीढ़ी के लोग थे जिन्होंने उस समय ये सब जानते हुए आंदोलन किया, कि जिन्होंने वास्तव में ऐसे अंधेरे में दीप जलाया।
जय हरिवंश राय बच्चन की मैं वो पंक्तियां दोहराना चाहूंगा। प्रलय की रात में सोचे प्रणय की बात क्या कोई, किंतु पड़ प्रेम बंधन में समझ किसने नहीं कोई। सिर ज्योति में निष्ठा जमाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। रामविलास जी को जितनी तकलीफें दी, बिहार की गया जेल तक भेज दिया गया था। हाँ। और इतनी छोटी कोठड़ी में थे, हमको मालूम है उनका कद लंबा है। और जब वो इमरजेंसी हटी तब छूटे। वो बार बार याद करते हैं, उस दिन धनखड़ जी सुबह गाना बज रहा था, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। तब जेलर ने आके कहा, लगता है आपकी पार्टी जीत रही है शर्मा जी। बोला आज का गाना ही बता रहा है कि अब जो है ये सब अंधेरी रात खत्म होने वाली है। हाँ। कितनी कितनी तकलीफों में से डॉक्टर मंगल सेन जी, मैं कहूँ कि आज हम रोहतक में कार्यक्रम था, गजेंद्र जी शेखावत जी थे। रोहतक इसका हेडक्वार्टर था। अडवाणी जी रोहतक की जेल में रहे, सिकंदर बख्श रोहतक की जेल में रहे, देवीलाल जी रोहतक की जेल में रहे, पीलू मोदी रोहतक की जेल में रहे। और रोहतक के खुद के सत्याग्रहियों की संख्या भी जो है, जो जेलों में रहे, वो बहुत बहुत बड़ी रही है। बिल्कुल। तो हाँ, तो इसलिए ये सारे हरियाणा का ही अपने आप चरखी दादरी से संबंध रखते हैं। रमेश जोशी, रामलाल जी बागला, जीतराम जी एडवोकेट, अरविंद मित्तल बहुत युवा अवस्था में थे। ललित बत्रा का नाम आप जानते हैं, सोनीपत के 13 साल की उम्र में सत्याग्रह करके जेल चले गए थे। क्या दीवानगी थी उस समय सब लोगों की, कि उस समय। और सत्याग्रही कोई 100-200 नहीं होते थे, नहीं 2 लोग निकले हैं फूल माला डाल के, 4 लोग निकले हैं कहीं फूल माला डाल के, कि हमने इसका विरोध करना है, ये देश के साथ गलत हो रहा है। तो वो जो एक बड़ा आंदोलन हुआ, और उसके कारण से देश का चुनाव, ये कभी समझ में नहीं आएगा, देश का चुनाव हर 5 साल में होता है। 71 के चुनाव के बाद 77 में चुनाव हुआ, 76 में होना चाहिए था ना चुनाव। तो देश का चुनाव स्थगित कर दिया। इमरजेंसी किसी आपदा के कारण नहीं थी, केवल और केवल श्रीमती इंदिरा गांधी जी की अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश पर आपातकाल थोका गया। मीडिया को जिस प्रकार से बंधक बनाया गया, अनेक मीडिया के भी प्रमुख लोग जेलों में गए। अच्छा। जो है, जो नहीं, जो जिनको इसे स्वीकार नहीं था, इस प्रकार की दास्ता स्वीकार नहीं थी। बहुत सारे समाचार पत्रों ने अपने संपादकीय कोरे छोड़े थे, उस समय कुछ भी छापने से मना कर दिया। तो ये एक बड़ा आंदोलन पूरे देश ने लड़ा था। और पहली बार देश को ये विश्वास हुआ कि हम ऐसे तानाशाह को हटा सकते हैं। इस देश में किसी व्यक्ति का शासन नहीं है, इस देश में जनता और संविधान का शासन है। ये भरोसा देश में पहली बार डेवलप हुआ जनता पार्टी की रात में। और ये महसूस किया उस समय की पीढ़ी से आप बात करोगे, बस में चलते हुए, रेल में चलते हुए, थोड़ी सी भी कोई जाति की बात करता है, भैया अब जनता का राज है। यानी उसको फर्क के खिलाफ जो भावना उस समय उभर के आई थी। मैंने वो चुनाव बहुत नजदीक से देखा था। हलवाई जैसे लोग भी जनता पार्टी का निशान जो है वो कंधे पर उठाकर घंटों खड़े रहते थे चरखी दादरी जैसे कस्बे में, कि ये दिखाने के लिए कि हम सब जनता के पार्टी के साथ हैं। और सभी दलों ने, जनसंघ ने भी अपने दल का विलय ही कर दिया था जनता पार्टी में। बाकी सब कितने दल अपना अपना दल छोड़कर आ गए थे, देश पहले पार्टी बाद में। तो एक गजब का उस समय जो है, देश की पार्टियों ने भी, देश के नेतृत्वों ने और देश की जनता ने जो निर्णय उस समय दिया, तो ये खाली केवल कांग्रेस को कुछ कहने सुनाने के लिए ऐसा नहीं है, उस मानसिकता को जरूर कहने सुनाने के लिए। बिल्कुल। देखिए, मैं इजराइल गया था जी। तो वहाँ होलोकास्ट म्यूजियम है, याद ए वसम कहते हैं उसको हिब्रू भाषा में, जहाँ 60 लाख जो यहूदी मारे थे उनकी याद में बनाया गया है, जो जर्मनी में, पोलैंड में, यूरोपियन देशों में। तो वो थोड़ा सा जमीन के नीचे बनाया हुआ है। जब मैं वहां गया तो काफी बड़ी जगह थी, लेकिन मैंने कहा तुमने नीचे क्यों बनाया? उन्होंने कहा ये हमारे बुरे दिन थे, हम ये अपनी पीढ़ियों को बताना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी पीढ़ियां अपने बुरे दिनों को भूल जाएंगी तो ये फिर से आ जाएंगे। किसी भी समाज को अपने बुरे दिनों को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। ये जो पर्व है, ये हमारे लोकतंत्र की मैच्योरिटी का, जैसे मैंने कहा, इसमें काली रात भी है, संघर्ष भी है मजबूत लोगों का, और एक विजय भी है बाद में जनता पार्टी के शासन के रूप में। ये देश की जनता कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, इसके सामर्थ्य की विजय है। तो वो विजय भी इसमें दिखती है, और वो काला अध्याय भी दिखता है कि समस्त प्रकार के अधिकार आपके छीन लिए गए। अब हम गोलियां चलाई गई थी जब आप और हम ये बात कर रहे हैं, दर्शक सुन रहे हैं, हरियाणा सुन रहे हैं, आधी सदी हो चुकी आपातकाल को। ओम प्रकाश धनखड़ जी, अब आज के समय में कांग्रेस जब आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी पर संविधान की हत्या करने के या संविधान को खत्म करने का प्रयास करने के, लोकतंत्र की हत्या के, तब कैसा महसूस आप करते हैं बीजेपी कार्यकर्ता के नाते? इस पाठ को पढ़ लीजिए, हास्यास्पद लगता है। कौन जेल में है, कौन है बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसा जो केस हुआ, कि आज कौन है जिसको बंद कर दिया और वो कोर्ट में नहीं आ सकता? किसको ऐसा कौन सा अखबार है जिसमें सेंसर वाले लोग बैठे हुए हैं?
कौन सा टीवी है जिसमें सेंसर वाले लोग बैठे हैं? वो जमाना ही नहीं है। वो तो उसकी उसकी सूझ, उसकी एक गहराई, उसकी महसूस कराना, उसको समझना, या ऐसा हास्यास्पद लगता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। देश की जनता को ऐसा भोला समझते हैं क्या? किस दौर में से देश गुजरा है, वो दरअसल इस देश के सामने, इस देश के मानस में, इसकी चीती में, इसके इतिहास में, सामूहिक मन को चीती कहते हैं। इस देश के सामूहिक मन में है इमरजेंसी, ऐसे थोड़ी निकल जाएगी। बहुत बड़ा घटनाक्रम है देश का, और निकलना भी नहीं चाहिए। याद रखना चाहिए देश को, देश की जिसको मैं कहूंगा कि एक सामर्थ्य की प्रगटीकरण का, और देश के लोकतंत्र की एक मैच्योरिटी इसमें से उभर के आई थी लोगों की, कि हम इनको भी हरा सकते हैं। ऐसे यहाँ कोई तानाशाह बन के शासन नहीं कर सकता। हमारे अड़ोस पड़ोस में कितने तानाशाह बनकर शासन किए हैं, लेकिन यहाँ कोई तानाशाह बन के शासन नहीं कर सकता। ये मैसेज है इस घटनाक्रम में से। बिल्कुल। देखिए, उसके देश ठीक की बाद जनता ने करके दिखाया। 77 की अगर हम बात ना करें तो कांग्रेस कई बार देश में सत्ता में आई, तो क्या आपको लग रहा है कि लोगों के जहन में अब भी कड़वी यादें या जो भी हुआ वो उतना ताजा है जितनी हर साल हम लोग चर्चा करते हैं इसे लेकर? देखिए, दोनों बातें हैं। याद करना और कराना, ये भी देश के एक जिसका इस पर एक तो हजारों हजार पुस्तकें भी हैं, फिल्में भी उस समय आई, फिल्में भी आपने देखी हैं। एक एक डायलॉग भी उस समय तो बोलना बहुत मुश्किल था। आपको शोले का डायलॉग याद है जो उस जमाने की फिल्म थी? कुछ कुछ इतनी चुप्पी क्यों है हिट यहाँ? डायलॉग। हाँ, इतनी चुप्पी क्यों है यहाँ, मतलब हाँ। जो है ना, वो डायलॉग जानबूझकर बहुत उससे हिम्मत से बोला गया, सलीके से बोला गया था। अच्छा। ये दिखाने के लिए कि भाई यहाँ सब कुछ, अब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। ये जो है, सब प्रकार के मीडिया से उस समय, ये चाहे वो किताबों के रूप में आया, बाकी में आज भी लोग आज उस पीढ़ी के लोग हैं अभी तो, भगवान की कृपा से। हाँ। काफी सारे लोग हैं। इसलिए ऐसे सारे विषयों को मैं तो कहता हूँ, कितने ही डिकेड बीते, शताब्दी बीते, ये हमारे इतिहास के एक ऐसा घटना, जैसे हम क्या ये भूल सकते हैं कि अमेरिका का विभाजन होने वाला था, लिंकन ने रोका? ये भूलना चाहिए क्या अमेरिका को? ब्लैक एंड व्हाइट्स के रूप में विभाजन होने की स्थिति थी अमेरिका की। जब इतने वर्षों के बाद, कई शताब्दी बीतने के बाद भी अमेरिका लिंकन और उस प्रयास को याद रखता है कि जिससे अमेरिका एक हुआ, भारत में किसी ने तानाशाही थोपने की कोशिश की और भारत की जनता ने उसको तानाशाह नहीं बनने दिया, क्या भारत ने इस प्रयास को भूलना चाहिए? तो भारत इस प्रयास को कभी नहीं भूलने देना चाहिए। तो जो भी ये हुआ, क्योंकि वो एक कुचाल चली गई, कुचाल विफल हुई, और उसके बाद देश का सामर्थ्य विकसित हुआ, और उसके बाद 44वां संशोधन लाकर वो सारे प्रोविजन जो 38 में, 39 में और 42 में संविधान संशोधन में जो मिनी संविधान कहा गया था जिसको, उस सब को दुरुस्त करने का काम किया, क्योंकि देश के नागरिकों की इस प्रकार की आजादी का अब कोई हनन नहीं कर सकता। उनके जीवन का अधिकार, उनकी स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी स्थिति में बरकरार रहेगा। अब उस प्रकार के आपातकाल यहाँ नहीं थोपे जा सकते। देश का समय, उसको बाद में बदलने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। जनता पार्टी ने ठीक किया, इंदिरा गांधी भी सत्ता में आई तो फिर संविधान 44 को छेड़ने की हिम्मत नहीं हुई श्रीमती इंदिरा गांधी की, कि जो जनता पार्टी ठीक करके गई थी मैं उसको फिर किसी प्रकार से जो है विकृत करो, ये सामर्थ्य नहीं हुआ। और उसके बाद हमारे जो है, ये भी चैलेंज एक तरह से हमारी न्यायपालिका को भी, ये चुनौतीपूर्ण, न्यायपालिका के इतिहास का भी एक ऐसा इतिहास है ना जी, कोर्ट इस बात के साथ खड़ी हो गई थी कि लोगों को गोली भी मार दी जाए, तर्क दिया गया था, गोली भी मार दिया जाए तो कोई खास बात नहीं है, नहीं प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार गोली भी मार सकती है, किसी के भी प्राण ले सकती है, ये तर्क उस समय प्रस्तुत हुआ था आपातकाल के समय में, जिस समय ये चर्चा हो रही थी, ये जो मैंने कहा ना, जबलपुर एडीएम बनाम शिवकांत शुक्ला के केस में, और 4 जज उसके साथ खड़े हो गए थे, मार दी जाए तो मार दी जाए। लेकिन आज HR खन्ना उसमें से चमकते हुए सितारे हैं देश के उस लीगल इतिहास के, बिल्कुल, कि उन्होंने वो अपनी उसको चीफ जस्टिस को कुर्बान करते हुए, और वो लोगों की जो है आजादी के साथ खड़े हुए, लोगों के जीवन के साथ खड़े हुए। देखिए, स्वर्गीय इंदिरा जी एक मजबूत PM रही, आयरन लेडी के तौर पर लोग उनको, खास तौर पर उनको चाहने वाले मानते हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में एक ये दाग ऐसा रहेगा जिसको सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा भविष्य में। देखिए, इस समय तो वो सबसे कमजोर दिखाई दी। उन्होंने इमरजेंसी को सुरक्षित किया, उन्होंने फिर अपने चुनाव को सुरक्षित किया, फेस नहीं किया उसको, वो बच गई कोर्ट में जाने से। उस समय तो केवल अपने लिए पूरे देश को संकट में डालने का काम किया। इसलिए मजबूत कहें कि नहीं कहें, ये एक सवाल है।
अच्छा, आज क्योंकि इसके डिफेंस में बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता धनखड़ साहब, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता आपातकाल को किसी भी सूरत में, लेकिन आज जब विरोधी ये कहते हैं आघोषित आपातकाल के, अब जब बीजेपी को घेरते हैं, उसे लेकर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया? जब इतना बोलने का अधिकार है तो आपातकाल कहाँ है? जब सारे रोजाना सबकी पोस्ट हम पढ़ते हैं, बहुत सारे चैनल, यूट्यूब चैनल ये सब चलाते रहते हैं, बहुत सारे स्वतंत्र पत्रकार कितना कड़ा बोलते हैं, है ना? हाँ। इतनी ही पोस्टें सुबह शुरू होती हैं। मैं कुछ मित्रों के नाम नहीं लेना चाहता, उल्लेख करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। सुबह से हम पढ़ना शुरू करते हैं, देर रात तक वही चलती हैं। तो जब ये सब अधिकार है तो यही तो लोकतंत्र का अधिकार है। बिल्कुल लोकतंत्र का ये अधिकार है, और बिल्कुल आपातकाल को लेकर चर्चा भी होनी चाहिए। और ठीक आपने कहा कि भूलना नहीं चाहिए, बल्कि सबक लेने की जरूरत है। आपातकाल के बाद देश की सियासत में जो हुआ या लोगों के सोचने समझने में जो फर्क आया, वो भी सभी के सामने है। बहुत शुक्रिया धनखड़ जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे साथ जुड़े, आपातकाल को लेकर आपने अपनी बातें भी शेयर की कि उस वक्त आप छात्र होते थे और आप देख रहे थे क्या कुछ घटित हो रहा है, या बीजेपी के नेता भी, दूसरे विरोधी लोग भी, विरोधी हम उन्हें कह रहे हैं जो कांग्रेस के उस वक्त विरोधी थे, जो सड़कों पर उतरे, संघर्ष किया गया, जेलें छोटी पड़ गई। तो धनखड़ साहब का कहना है कि अदालत के फैसले के बाद आपातकाल का ऐलान किया गया, बड़े नेताओं को जेल भेज दिया गया, जो लोग संघर्ष कर रहे थे जेल डाल दिया जाता था, बाहर कब आएंगे इसकी कोई जानकारी, कोई भनक किसी को नहीं होती थी। मौलिक अधिकारों का हनन किया गया, प्रेस की आज़ादी पर पूरी तरह से सेंसरशिप लगा दी गई, कुर्सी बचाने के लिए हुआ, सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। तो किसी की सुनवाई नहीं हो रही थी। हरियाणा के भी कुछ नेताओं का धनखड़ साहब जिक्र कर रहे थे कि वो आज भी अपने अनुभव साझा करते हैं कि क्या उस वक्त हुआ था। तो भय का माहौल था और ये भूलना नहीं चाहिए और हम भूलने भी नहीं देंगे। तो आज बीजेपी संविधान हत्या दिवस, और प्रकाश धनखड़ हालांकि कह रहे थे सभी मना रहे हैं, ऐसा नहीं कि बीजेपी मना रही, संविधान हत्या दिवस, और इसे याद रखने की, इससे सबक लेने की जरूरत है। चलिए फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत।